Yeah, hi everyone. Now we are back with our new video. This is Polity CAPF for 2021. इससे पहले हम 2017 से लेकर 2020 तक के बेसिकली पेपर ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है ना, सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। एंड इस वीडियो में हम 2021 के साथ डील करने वाले हैं, राइट। 2021 के पेपर के साथ हम लोग डील करने वाले हैं। आई नो आई एम रनिंग लेट, बट हाँ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अभी थोड़ा टाइम थोड़ा कंस्ट्रेंट चल रहा है। सो ट्राई कर रहा हूँ मैं कि जितने जल्दी बेसिकली वीडियो हो सके उतने जल्दी हम इन वीडियोस को ख़त्म करें, देन उसके बाद हम अपने कॉन्सेप्ट्स पे मूव कर पाएँ, राइट। तो शुरू करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 48 था उस पेपर के अंदर, ठीक है, उस साल के अंदर क्वेश्चन नंबर 48 था। देखिए मैं एक चीज़ आपको बेसिकली पहले क्लियर करते हुए चलूँ। देखिए 2017 से पहले के आप अगर पेपर देखेंगे या 2017 से लेकर 2019 तक अगर आप पेपर देखेंगे ना, उसमें पॉलिटी का कंटेंट ठीक ठाक है, राइट। उसमें पॉलिटी का कंटेंट ठीक ठाक है। उसमें पॉलिटी के नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की अगर आप बात करते हैं, राइट, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की अगर आप बात करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा है, मतलब अच्छे खासे अमाउंट के हैं। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको हर साल मिल रहे हैं, ठीक है ना, वरना 10 से 15 तो मिल ही रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे ना आपकी 2020 भी ठीक ठाक ही रहा हमारा, लेकिन 2021 से नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है पॉलिटी के वो कम होने लग गए हैं, ठीक है ना। मुश्किल से आपको 5 से 10 क्वेश्चन बेसिकली देखने को मिलेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है हमारे कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो यूपीएससी है वो किसी और सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना चाह रहा है, ठीक है ना, किसी और सब्जेक्ट के ऊपर। अब किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? देखिए रेलेवेंस हमारा करंट अफेयर्स का हर साल बढ़ते ही जा रहा है। तो आपको पहली बात ये करनी है, करंट अफेयर्स आपको कंठस्थ करके रहना है। जैसे CAPF एग्ज़ाम है, जैसे CDS एग्ज़ाम है, उनके लिए तो आपको देखिए नॉर्मल करंट अफेयर्स जो हैं वो तो आपको याद करना ही है, बट जो डिफेंस करंट अफेयर्स हैं, ठीक है ना, द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू डिफेंस, जो डिफेंस वाला पोर्शन है उसको भी आप लोग एक बार याद कर, राइट। तो इसको भी आप करते हुए चलेंगे, वो बेटर रहेगा। दूसरी बात ये है, करंट अफेयर्स देखिए आपको अपने हाथ में रखना ही है। दूसरी बात ये है कि मेरे को ये लगा कि जियोग्राफी का जो पोर्शन है ना, ठीक है, वो अब जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड देखिए हम असेस जो करते हैं यूपीएससी को, जब मैंने CSA का एग्ज़ाम दिया, CSE का एग्ज़ाम दिया था 2024 का, आपको पता ही है 2000 जिसने 2023 का एग्ज़ाम देखा हुआ था, ठीक है, 2023 का एग्ज़ाम देखा हुआ था, या उससे पहले 2021 से लेकर 2023 का अगर आप एग्ज़ाम असेसमेंट करेंगे तो इसमें जो है पॉलिटी का, अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, पॉलिटी जो है ईजी होती है, ठीक है ना, वो हर किसी के लिए ईजी ही है। एंड कोई इसको अगर हार्ड बना रहा है तो वो अपने एंड से बना रहा है, इसका मतलब थोड़ा तरीका उसका हिला हुआ है, थोड़ा तरीका वो बेसिकली गलत फॉलो कर रहा है, पाथ थोड़ा गलत फॉलो हो रहा है। अदरवाइज पॉलिटी ईजी है, ठीक है। नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं अच्छे आते हैं। एंड दूसरी बात, जो इजी क्वेश्चन होते हैं, जो ऐसा है कि हम लोग टैकल कर सकते हैं, जिसमें हमारी एक्यूरेसी भी ठीक ठाक होती है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर गेन कर सकते हैं जिन क्वेश्चंस पे, वो हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो 2023 में 23 तक, 2021 से लेकर 2023 तक CSE के एग्ज़ाम में यूपीएससी ने क्या करा, हिस्ट्री का पोर्शन जो है उसको बढ़ा दिया, ठीक है, हिस्ट्री का पोर्शन बढ़ा दिया। एंड अगेन पॉलिटी का पोर्शन हमारा कम कर दिया, ठीक है। पहले इसमें एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री बहुत कम पूछता था, मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछता था, बट अब इस बार क्या कर दिया है, मतलब इन सालों में क्या हुआ, इन 2-3 सालों में क्या हुआ कि एंशिएंट और मिडाइवल का पोर्शन उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। सिमिलरली CDS का जो अगर आप बेसिकली एग्जाम देखेंगे 2024 में जो CDS 1 हुआ था, ठीक है, उसमें भी अगर आप देखेंगे 2023 में जो CDS 2 हुआ था, ठीक है, 2023 में जो CDS 1 हुआ था, इन 3 एग्ज़ाम्स को अगर आप देखेंगे, ठीक, तो इसमें भी क्या है, हमारा हिस्ट्री का पोर्शन बेसिकली बढ़ा हुआ है, राइट। इसमें भी क्या, हिस्ट्री का पोर्शन बढ़ा हुआ है। अगर आप लास्ट ईयर का 2023 का भी अगर आप बेसिकली देखेंगे, अपना CAPF का पोर्शन भी देखेंगे, तो उसमें भी ठीक ठाक हिस्ट्री के क्वेश्चन हमारे आए हुए थे। तो इससे समझ में हमको ये आ रहा है कि पॉलिटी के बेसिकली पोर्शन हमारे कम हुए थे, ठीक है, इन 2-3 सालों में, जिसका सिंपल सा मतलब ये था कि यूपीएससी उस चीज़ को थोड़ा कॉम्पिटेटिव बनाना चाह रहा था, ठीक है ना, उस चीज़ को उसको बैलेंस करते हुए चलना है, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा स्टार्टिंग का असेसमेंट। अब आपको करना क्या है, अब वापस से यूपीएससी अपने पैटर्न को रिपीट करेगा, राइट। 2024 का अगर आप पेपर देखेंगे ना, ठीक है, 2024 का आप पेपर देखेंगे किसका, CSE का। 2024 का पेपर 2 अब आप अगर असेस करेंगे तो देखिएगा उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन, ये मेरा बेसिकली ऐसा मानना है कि इसमें पॉलिटी के बेसिकली जो क्वेश्चन है वो तो तुम्हारे बढ़ने ही चाहिए। और दूसरी बात, वो पेपर थोड़ा लीनियंट हो जाएगा, राइट, क्योंकि एक बेंचमार्क होता है जिस चीज़ को जिसको उसको कैच करना होता है, उससे ना वो ऊपर जाएगा ना उससे वो नीचे जाएगा, उतनी कट ऑफ को उसको मेंटेन करके रखना है। अब इस बार जो एक्सपेक्टेशंस हो, ये एक्सपेक्टेशन ये हैं कि पेपर लीनियंट आएंगे, राइट। जैसे 2024 का CSE का पेपर हुआ था, सिविल सर्विसेज का पेपर हुआ था प्रीलिम्स का, ठीक है, लीनियंट क्वेश्चन थे, क्वेश्चन ईजी थे, डुएबल थे, राइट। तो CDS के लिए भी ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है
नॉट ओनली फॉर पॉलिटी बट सारे ही सब्जेक्ट में तुम्हारे जो CTS में बेसिकली जो क्वेश्चन आते थे इनिशियली जैसे आते थे lenient क्वेश्चन थे, ठीक है, इजी क्वेश्चन होते थे। मेरा मानना ये है कि अब उसी पैटर्न को बेसिकली फॉलो करेगा क्योंकि कट ऑफ इस बार भी उसकी बहुत नीचे गई हुई है, राइट। CAPF के लिए भी ऐसे कुछ मानना है कि हाँ उसमें भी जो हमारे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, जो पॉलिटी के नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने कम कर दिए थे, तुम्हारे ज्योग्राफी के बढ़ा रहा है, हिस्ट्री के बढ़ा रहा है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि बेसिकली वो क्वेश्चन हमारे कम होने के चांसेस है एंड अगेन उसी पैटर्न पे वो वापस फॉलो करेगा, राइट। देखिए जो भी पैटर्न फॉलो करे लेकिन आपको अपनी पढ़ाई तो कंटिन्यूस रखनी है, ठीक है ना। जो जो उसने सिलेबस में लिखा हुआ है, जो जो PYQ में उसमें आ रहे हैं, उन सब चीज़ों को आपको फॉलो करते हुए चलना है, उन सब चीज़ों को आपको पढ़ना ही है, ठीक है ना। उसमें आपका अपने जो है काम चोरी नहीं करनी है, उसमें कोई दोहराई नहीं कि उसको हमको पढ़ना नहीं है, राइट। तो शुरू करते हैं अपना सेशन, राइट। तो क्वेश्चन क्या है पहला हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुप्रीम कोर्ट इज नॉट करेक्ट। देखिए करेक्ट नॉट करेक्ट मैं डे 1 से बोल रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को मार्क करते हुए चलेंगे, राइट। बोले सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन हमारा सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर आपने बेसिकली पढ़ा हो, पढ़ना ही पड़ेगा आपको, CAPF के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। एपेक्स कोर्ट है हमारे देश की, ठीक, हाईएस्ट लॉ ऑफ अथॉरिटी है, बात सिंपल है, राइट। बोल रहे हैं इनके बारे में कौन सी चीज़ हमारी करेक्ट नहीं है। देखिए जो बड़े स्टेटमेंट होते हैं उनको थोड़ा देर में करेंगे, बाद में पढ़ेंगे, पहले सिंपल स्टेटमेंट छोटे स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करते हैं। डी से शुरू करते हैं। लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट है क्योंकि सबसे ऊपर कौन सी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। वो कौन किसको डायरेक्शन देगी, हाई कोर्ट को डायरेक्शन देंगी, दे सकती है मतलब। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मिलकर या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अकेले हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, हमारे ट्राइब्यूनल्स को, ठीक, हमारे जितने जिनके पास भी अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन होता है, सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं, उन सब चीज़ उनको क्या दे सकता है, लॉ एंड ऑर्डर, सॉरी उनको ऑर्डर बेसिकली दे सकता है। एंड उनका जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होंगे, जो भी डिसीजन होगा, ऑर्डर होगा, वो बाइंडिंग हो रहा होगा हमारे देश में आने वाले सारे ही कोर्ट्स पर, राइट। चाहे वो सिविल कोर्ट है, चाहे तुम्हारे क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, राइट, चाहे वो ट्राइब्यूनल है, चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट है, चाहे मुंसिफ कोर्ट है, सभी पर बेसिकली वो बाइंडिंग होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है, दैट इज़ द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट। तो पहला स्टेटमेंट डी वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ठीक है, हमसे नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, ठीक, तो ये तो हमारा करेक्ट है। अगेन क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हमारा, ये ऑप्शन हमारा गलत है। सी पर आते हैं। द सुप्रीम कोर्ट में रिफ्यूज टू प्रोवाइड द ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ सो आस्क्ड इन द सर्टेन सर्कमस्टेंसेज। देखिए अगर आप आर्टिकल 143 के बारे में आप पढ़ेंगे ना, आर्टिकल 143 क्या होता है, दैट इज इट इज़ रिलेटेड टू कि एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी हम लोग देख लेंगे। तो बेसिकली इसमें है क्या कि एडवाइस दे सकता है जब भी राष्ट्रपति हमारे जो हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, अगर वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट से किसी चीज़ के बारे में अपना ओपिनियन मांगते हैं, किसी कोई तुम्हारा प्री इंडिपेंडेंट लॉ हो सकता है या कोई भी चीज़ है, ठीक है, जो थोड़ा एम्बिग्यूटी क्रिएट कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है, बिकॉज वहाँ पर जो बेसिकली जजेस बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उनका बेसिकली अंडरस्टैंडिंग हमको अल्टीमेटली एक बहुत बेटर इंसाइट प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 143 के तहत जो भी प्रेसिडेंट एडवाइस मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, तो सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती। जैसे फॉर से सुप्रीम कोर्ट का अगर ऐसा लगता है कि अगर मैंने इस मामले में अपना ओपिनियन दिया तो प्रॉब्लमेटिक वो हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बेसिकली क्वेश्चनिंग आ सकती है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना ऐसा ओपिनियन दे दिया, राइट। तो इस चीज़ को ये बेसिकली बाइंडिंग नहीं है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि उनको ओपिनियन देना ही देना है, राइट। किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वो रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये वाला मामला बिल्कुल ठीक होगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अगेन क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा, राइट। आर्टिकल 143 आप याद रखिएगा, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट। देन उसके बाद बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हैज़ बिन वेस्टेड विद द एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। अभी तो बताया, ठीक है, एडवाइस दे सकता है क्या, बिल्कुल दे सकता है, ठीक। तो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन इसके अंदर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ओके। इसका मतलब ये भी ठीक है। तो बचा कौन सा हमारा, ये वाला, इसका मतलब ये गलत है, राइट। अभी कैसे गलत है देखिए ज़रा, बोल रहा है अंडर आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 144। देखिए आर्टिकल मैं फिर बोल रहा हूँ, सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट जैसे हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप देखिए इसको, अगर आपको ये भी पता नहीं था ना, ये तीन तो ठीक ही थे, उसने नोट करके पूछा तो अल्टीमेटली हमारा आंसर ये हो जाता। अगर आपको आर्टिकल 129 एंड 144 भी नहीं पता था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं थी, ये क्वेश्चन फिर भी हमारा डुएबल था। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ पॉलिटी के क्वेश्चन डुएबल होते हैं, आसान होते हैं, करने लायक होते हैं, राइट। तो बेटर है आपका, मतलब दैट विल बी फॉर्चुनेट, ठीक, उस टाइम पर कि अगर आपके उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे बढ़ जाएँ तो, ठीक है। जैसे 2024 में जो बेसिकली CSE का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें अगर आप देखें ना तो 32 से 35 क्वेश्चन, ठीक है, 32 to 35 क्वेश्चन हमारे पॉलिटी और IR से थे, इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस से थे, ठीक है ना, पॉलिटी, गवर्नेंस, इन सबसे, कॉन्स्टिट्यूशन से थे।
तो मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन बेसिकली जैसे बढ़ेंगे तो वैसे ही हमारी कट ऑफ क्या जाएगी, थोड़ा ऊपर जाएगी और क्वेश्चन हमारे डुएबल हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप उस चीज़ को पढ़ते हुए जा रहे हो तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा बहुत ईजी है। ठीक, देखिए आर्टिकल 129 की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल 129 डील्स विद द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, किसके बारे में बात करता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज़ नथिंग एल्स, लेकिन अगर आप देखिए समझाता हूँ, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया? कोई जजमेंट दिया। जैसे फॉर से केशव भारती केस हमारा एक फेमस केस है 1973। तो केशव भारती केस में जो जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे बोली थी, किन किन चीज़ों को लेकर बोला था, वो सारी चीज़ें हमारी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह आज के टाइम पे भी हमारी जुडिशरी या दूसरे हमारे जो कोर्ट्स हैं वो उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। बात समझ में आया ना? तो वो क्या है? हमारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसका मतलब ये है कि भाई जो जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, ठीक, या कोर्ट्स के द्वारा दिए गए हैं, उनको एज अ रिकॉर्ड रखा जाएगा और उनको फर्दर जजमेंट्स में जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर उनको यूज़ किया जा सकता है। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ आर्टिकल 129, दैट इज़ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है ना? तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह भी डील करते हैं। ठीक है, उनको देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऐसा बोला है तो किन किन चीज़ों को लेकर, मतलब इस चीज़ को हमको फॉलो करना ही है। ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चनिंग तो हो नहीं सकती, तो उसको हमको फॉलो करना है। ये सारी कोर्ट फिर उसको फॉलो करती हैं। तो दैट इज डील्स अंदर आर्टिकल 129। ठीक, यह हो गया हमारा क्या? आर्टिकल 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। उसके बाद आर्टिकल 144 की बात करते हैं। आर्टिकल 144 का मतलब होता है कि जितने सारे हमारे सिविल कोर्ट्स हैं, ठीक है, जितने सारे हमारे क्या हैं? सिविल अथॉरिटीज़ हैं, एक सेकंड, जितने सारे हमारे सिविल अथॉरिटीज़ हैं प्लस जितने सारे हमारे जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं, ठीक, इसमें ये लिखा हुआ है दैट ऑल सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप ध्यान रखिएगा, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया मस्ट एक्ट इन फेवर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के फेवर में ही उनको बेसिकली काम करना है। ठीक, उन्हीं के तहत बेसिकली काम करना है। दैट इज़ व्हाट इज रिटन इन आर्टिकल 144। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, सिविल अथॉरिटी और जुडिशियल अथॉरिटी जो हमारे कंट्री के अंदर स्टैब्लिश्ड हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फेवर में काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग बेसिकली काम करेंगे, उनके द्वारा दिए गए ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग अंडर काम करेंगे। ठीक, तो इस बात का आप ध्यान रखें। दैट इज़ नथिंग एल्स इज रिटन इन आर्टिकल 144। इसको आप सिंपली ऐसे समझ लेंगे। ठीक है ना? आप इन वर्डिंग्स को भी अगर नोट करते हुए चलते हैं तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। ठीक है ना? आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा उस चीज़ को। तो आर्टिकल 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आर्टिकल 144 सिविल जुडिशियल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे या उसके फेवर में काम करेंगे। बस इतना समझना है, खत्म हो गया। अब हमारे पे ऑप्शन क्या था? बोले आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 144 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन वेस्टेड विद द पावर ऑफ पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बिल्कुल नहीं। ठीक है ना? बिल्कुल नहीं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो हमारा बेसिकली आर्टिकल 129 के अंदर मतलब है, कोड ऑफ रिकॉर्ड भी है उसके अंदर है। ठीक, कि उसको बेसिकली कोड ऑफ रिकॉर्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके पास अथॉरिटी है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, अगर वो बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, ठीक है, कोई अगर कोर्ट की ऑर्डर्स की अवहेलना करता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में जाता है, तो बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसके ऊपर लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट में उसके अगेंस्ट में, उस अथॉरिटी के अगेंस्ट में चार्जेस लगा सकती है। तो आर्टिकल 129 में तो ये लिखा हुआ है। चलो ये ठीक है, हो गया। आर्टिकल 144 के अंदर ऐसा कहीं हमारा मेंशन नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल 144 के अंदर ऐसा कहीं हमारा मेंशन नहीं आता। हालांकि आर्टिकल 142 के अंदर थोड़ा बहुत ऐसा मेंशन है, ठीक, कि उसको पनिशमेंट होगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर। ठीक है ना? तो अगर कोई लॉ बेसिकली बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, तो वो सब चीज़ें बेसिकली आर्टिकल 142 के अंदर है, लेकिन आर्टिकल 144 के अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। आर्टिकल 129 के अंदर हाँ ठीक है, ऐसा मेंशन है हमारे पास, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी आता है और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर भी है किसी भी अथॉरिटी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिशमेंट करने की। ठीक है ना? उसके ऊपर लगाने की। तो आर्टिकल 129 डील कर रहा था, आर्टिकल 144 डील नहीं कर रहा था। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हमारा आराम से निकल गया। ठीक है ना? ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे गलत होता है, ये वाला ऑप्शन। ठीक, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा 48 का आंसर जो है वो है आंसर नंबर ए। ठीक है ना? तो आई होप इस क्वेश्चन में आप समझ पाए होंगे कि था क्या एक्चुअली। सिंपली क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, तरीके से सॉल्व करते हुए जाना है। ठीक है ना? ऑप्शंस को आपको लाइन बाय लाइन एलिमिनेट करते हुए चलना है। ठीक, तो उस चीज़ को आप समझिए। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, देखिए जरा। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर से कमिटीज़ हैं। ठीक है ना? बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज़ करेक्ट। देखिए, कमेटीज से लगभग हर साल क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, कमेटीज़ से लगभग हर साल क्वेश्चन आए हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ से लगभग हर साल ही क्वेश्चन आए हैं। तो ये जो 2-4 कमेटीज़ आपको दिखते रहते हैं ना, एस्टिमेट कमेटी हो गया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो गया, ठीक है ना, पब्लिक अंडरटेकिंग हो गया, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटीज़ हो गया, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो गया, ये सारी कमेटीज़ को बार बार रिपीट करता है। इन्हीं के बारे में आप थोड़ा बहुत भी देख लेंगे। अच्छा, खेलता कहाँ है? मेनली वो खेलता है बेसिकली या तो जो तुम्हारे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स हैं, या फिर तुम्हारा कौन उसका चेयरपर्सन होगा, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा,
इन्हीं सब चीज़ों में बार बार पूछता है, ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों में बार बार उलझाता है। तो इनको आप अगर एक बारी क्लैरिफाई कर लेंगे अपने एंड से तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे, राइट। तो देखिए हमसे इस बार पूछा हुआ उसने क्या, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में, ठीक है, क्या पूछ लिया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में पूछ लिया, ठीक। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देखिए ज़रा, बोले उसके स्टेटमेंट में, सॉरी, इन सारे ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा ठीक है। देखिए बोले कमेटी कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 15 मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा एंड 10 मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा, ठीक। क्या ये स्टेटमेंट हमारा ठीक है? ये स्टेटमेंट हमारा ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए लोकसभा के जो नंबर ऑफ मेंबर हैं वो तो ठीक लिखे हुए हैं, 15 मेंबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर होते हैं, ठीक है। लेकिन राज्यसभा के 10 मेंबर नहीं होते, राज्यसभा के होते हैं 7 मेंबर, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हुए, दैट इज़ 22, ठीक है। 22 बेसिकली टोटल नंबर ऑफ मेंबर होते हैं। अगर 15 लोकसभा से आगे बचे हुए 7, ठीक, तो राज्यसभा से होंगे। पहला वाला हमारा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दूसरा देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर इज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर, बिल्कुल नहीं है। एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द कमेटी, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। फाइनेंस मिनिस्टर इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं होता। देखिए अगर यहाँ पे चेयरपर्सन लिख देता ना तो मोस्ट ऑफ द बच्चे उसको ठीक कराते हैं, ठीक है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि चेयरपर्सन जो होता है ना वो भी हमारा फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होता, वो हमारा कौन होता है, स्पीकर जो है उसको अपॉइंट करते हैं। पहली बात, जो चेयरपर्सन होता है इस कमेटी का वो कौन अपॉइंट करते हैं, स्पीकर अपॉइंट करते हैं। दूसरी बात, ऐसा 1967 से कन्वेंशन चला हुआ आ रहा है कि अपोजिशन पार्टी का जो बेसिकली मेंबर होगा, अपोजिशन पार्टी में से ही, अपोजिशन पार्टी का कोई बेसिकली मेंबर, स्पीकर जिसको बेसिकली मान रहे कि हाँ दैट ही इज़ फिट टू बिकम द चेयरपर्सन ऑफ दिस पर्टिकुलर कमेटी, तो स्पीकर उसको क्या बोल देंगे कि हाँ वो है क्या है, डिक्लेयर कर देंगे कि ही इज़ द चेयरमैन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहली बात, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है फाइनेंस मिनिस्टर उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं होते। दूसरी बात, उसके जो चेयरपर्सन है दैट इज़ अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक। तीसरी बात, अपोजिशन पार्टी का ही कोई मेंबर इसका स्पीकर बनता हुआ आएगा, ठीक है, इसका स्पीकर चूज़ करा जाएगा, इसका स्पीकर बनेगा। आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये 2-3 बातों को आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दे रहा हूँ ये आपके कहीं ना कहीं बेसिकली काम आएगी, राइट। उसके बाद देखिए, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट भी हमारा इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, इनकरेक्ट हो जाएगा। द मेंबर ऑफ द कमेटी इज़ गिवन अ टर्म फॉर द 1 ईयर। देखिए ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। ये जो कमेटी होती है ना, इसका जो मेंबर्स होते हैं उनके पास 1 साल का बेसिकली मेंबरशिप होती है, ठीक है ना, कमेटी के अंदर। तो इस बात को आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। ये आपको देखिए पढ़ने से ही आएगा। एंड अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सारी जो कमिटीज़ हैं लक्ष्मीकांत में ये प्रॉपरली दे रखे हैं। कोई बोलता है लक्ष्मीकांत आधी अधूरी है, कोई बोलता है लक्ष्मीकांत हमारी पूरी नहीं है, कोई बोलता है लक्ष्मीकांत खाली सिविल सर्विसेज के पर्पज़ से लिखी गई है। लेकिन अल्टीमेटली लक्ष्मीकांत में ऐसी बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली लिखी हुई हैं, या लक्ष्मीकांत में वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो डायरेक्टली यूपीएससी पूछ ले रहा है, ठीक है। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि लक्ष्मीकांत इज़ द बेस, ठीक। उसके मुकाबले में अभी तक मेरे को कोई बुक नहीं लगी जो 1 लाइनर क्वेश्चंस को डील कर पाए, ठीक है। हालांकि लक्ष्मीकांत थोड़ा मतलब जैसे रीजनिंग देने में या फिर अगर हम बोले लॉजिक को स्टैब्लिश करने में थोड़ा वो लैग करता है, लेकिन हाँ ऐसे 1 लाइनर क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, जो हमारे ऑप्शंस में डायरेक्टली तुम्हारे आ जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को डील करने के लिए मेरे को कोई उससे अच्छी कोई बुक नहीं लगी, ठीक है ना। तो मैंने इनिशियली जब मैंने एनसीईआरटी के बाद बात पढ़ी थी दैट वाज लक्ष्मीकांत, और उसी से मैंने अपना कंप्लीट बेस बनाया, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ना डायरेक्टली उसमें लिखी हुई हैं, आप एक बार जाके उसको चेक करिएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, अब मेंबर ऑफ द कमेटी इज गिवन, अच्छा 1 साल का बेसिकली टाइम होता है। ये हमारे स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। हम डी वाला भी एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अभी तो हम लोग अंडरस्टैंडिंग अपने डेवलप कर रहे हैं। तो देखिए जरा डी वाला क्या बोल रहे हैं, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ कमेटी फ्रॉम द राज्यसभा इज एक्सटेंडेड इवन व्हेन दे आर रिटायर्ड फ्रॉम द राज्यसभा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिटायरमेंट अगर राज्यसभा से हो जाता है तो कोई उस कमेटी का मेंबर कैसे बन सकता है, बात समझ में आया ना। बोल रहे रिटायरमेंट के बाद भी, राज्यसभा से रिटायरमेंट के बाद भी उस कमेटी का जो मेंबरशिप है राज्यसभा के, उस मेंबर की उस कमेटी के अंदर उसको एक्सटेंड कर देंगे। तो ये तो हमको देखने से ही गलत लग रही है स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को सॉल्व करते हुए जाएंगे। देखिए जो कमिटीज़ हैं इनमें पढ़ने के अलावा या याद करने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक। तो इस बात को आप समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए, एंड अगेन आप इसको एक बार गो थ्रू करिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोले हु अमंग द फॉलोइंग वार्न्ड हिज कलीग दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द ब्रिटिश मेड। बोले किस मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने कलीग्स को बोला था, अपने सहपाठियों को, अपने साथियों को बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, पहली बात ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई है, ठीक है ना, एंड वॉज वर्किंग द ब्रिटिश प्लान एज द ब्रिटिश शुड लाइक इट टू बी द वर्क आउट। और ये ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग काम कर रही है, ब्रिटिशर्स का प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम कर रही है। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बने, जिस तरीके से ब्रिटिशर्स की प्लानिंग थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी, देन उसके बाद हम अपने तरीके से उन सारे एक्ट्स को उसके अंदर डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें किसने बेसिकली बोली थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ये अपने कलीग्स को बोलते हुए, ठीक है, समन करते हुए, ठीक।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लॉजिकली बात है, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ठीक है। सर बी एन राव सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन थे, लॉजिकली अगर आप सोचें बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर आप देख तो मतलब ऐसा हमको इनका बारे में कुछ सोच नहीं सकते बेसिकली, ऐसा कुछ इन्होंने बोला होगा, बिकॉज डिसेंसी थी इनके उसमें बिहेवियर में, ठीक है ना। अगेन मतलब एम्बिग्यूटीज में दो ऑप्शन में आपको एम्बिग्यूटी हो सकती है, दैट इज सोमनाथ लेहरी एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, मतलब मेरे को तो लगता नहीं ऐसा कुछ उन्होंने बेसिकली बोला होगा कि एंटी जो है, इंडियन में नहीं बोलूँगा, आई एम सॉरी टू से दिस, बट हाँ कि ब्रिटिशर्स की तरफ इंक्लिनेशन था या ब्रिटिशर्स ने ही ऐसा कुछ प्लानिंग कर रखी है, तो ऐसा वो नहीं थे, ठीक है ना। उनका ऐसा बेसिकली मानना नहीं था। हमारे पास जो ऑप्शन बचते लास्ट, दैट इज सोमनाथ लेहरी। देखिए ये क्वेश्चन आपने अगर पढ़ा हुआ है, वेल एंड गुड, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला कहीं, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट्स हैं ना लक्ष्मीकांत में देखिए है ना, मैंने आज तक स्पेक्ट्रम में ऐसे कुछ पढ़ा, ठीक है, स्पेक्ट्रम जो मॉडर्न इंडिया के लिए फॉलो करते हैं, ठीक। तो जो कमेंट्रीज़ है ना, ये कमेंट्रीज़ आपको अगर पता है वेल एंड गुड, वरना ऐसी जो कमेंट्रीज़ आएगी इनको छोड़ दीजिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर ये जो कमेंट्रीज़ हैं अगर आप इसमें एलिमिनेशन कर पाते हैं, देखिए जैसे मैंने, आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और सर बी एन राव का एलिमिनेशन इसमें कर सकते हैं, बचा आपके पास 50-50, ठीक। 50-50 में अगर आप एलिमिनेशन में तगड़े हैं, अगर आपको एलिमिनेट करना आता है, अगर आपको तुक्का अच्छे से लगाना आता है, तो आप इसमें लगाइएगा। जैसे मेरे को पता था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो ऐसा नहीं बोलने वाला है, ठीक है। तो बचे कौन हमारे पास, सोमनाथ लेहरी जी, ठीक। अब मेरे को इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, राइट, मेरे को इनके बारे में कुछ नहीं पता ज़्यादा, बट हाँ हमारे पास जो ऑप्शन सामने पड़ा हुआ है खाली वो यही है, राइट। तो इन्होंने ऐसा कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बोला हुआ था, ठीक है। तो मैं फिर बोलो, कमेंट्रीज अगर आपको, कमेंट्रीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंट्रीज टू द फेडरलिज्म, कमेंट्रीज टू द प्रीएम्बल, अगर आपको उनके बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है ना, तभी आप उन क्वेश्चन को टिक कीजिएगा। एलिमिनेशन से क्वेश्चन हो पा रहे हैं तब टिक कर लीजिएगा, अदरवाइज उन क्वेश्चन को आप मत छेड़िए। देखिए नेगेटिव वो बेसिकली हमारा करवाएंगे, ठीक है। तो आपको नेगेटिव तो करने है नहीं अपने क्वेश्चन में, नेगेटिव करने से हमको बचना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक। तो क्या बोल रहे हैं, बोले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पर्सनल लिबर्टी इज़ नॉट करेक्ट। देखिए फिर इसने पूछ लिया नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। पहले बोला पर्सनल लिबर्टी के बारे में, पर्सनल लिबर्टी के बारे में कौन से स्टेटमेंट हमारे करेक्ट नहीं है, ठीक। कौन से स्टेटमेंट हमारे करेक्ट नहीं है, ठीक। इसका मतलब सारे लगभग सारे स्टेटमेंट हमारे करेक्ट देखिए, इनमें से एक फाइंड करना हमको, इनकरेक्ट कौन सी है, ठीक। तो देखिए जरा, बोला स्टेट डोंट हैव द अथॉरिटी टू डिप्राइव एनी पर्सन। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना, ठीक है ना। डिप्राइव का मतलब क्या होता है, वंचित करना, ठीक, या किसी को प्रोहिबिट करना। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, वंचित करना, ठीक है, कि हम उस चीज़ को उसको देंगे ही नहीं, ठीक। तो स्टेट डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू डिप्राइव एनी पर्सन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑफ हिज और हर पर्सनल लिबर्टी विदाउट एनी रेशनल बेसिस। बिल्कुल ठीक है, बोल रहे हैं विदाउट लॉजिक, विदाउट रेशनल बेसिस, ठीक। बिना किसी तर्क के क्या स्टेट ऐसा कर सकता है कि किसी से या किसी को अपने पर्सनल लिबर्टी से वंचित कर दे, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट, पहला वाला स्टेटमेंट हमारा कोई क्या पूछा है इसने, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि स्टेट ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है, स्टेट डज नॉट लिखा हुआ है साफ साफ ऊपर, ठीक। तो बेसिकली लॉ के अगेंस्ट में जाके तो स्टेट ऐसा नहीं कर रहा, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है। सेकंड देखते हैं जरा, द बेसिस ऑफ डिप्राइवेशन ऑफ द पर्सन ऑफ हिज और हर पर्सनल लिबर्टी मस्ट बी इन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। बिल्कुल ठीक बात है, जैसा लॉ में लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग डिप्राइवेशन होना चाहिए फ्रॉम द पर्सनल लिबर्टी और फ्रॉम द अदर थिंग्स। जो भी बेसिकली अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो ठीक है, लॉ के तहत ही बेसिकली होना चाहिए, जो लॉ में प्रोसीजर्स लिखे गए हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल हमारा स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा पर्सनल लिबर्टी के बारे में, ठीक। क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। पर्सनल लिबर्टी कैन बी सिक्योर्ड बाय द जुडिशियल रिट ऑफ द हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है, तो रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बेसिकली आता है। अगर आर्टिकल 32 अगर आप बेसिकली पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, टू हैव द बॉडी, ठीक। तो बेसिकली किसी को प्रेजेंट करना, ठीक है ना। अब हेबियस कॉर्पस के बारे में हम लोग डील करेंगे, पांचों रेटों के बारे में हम लोग पांचों रेटों के बारे में हम लोग डील करेंगे। कहाँ पे, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में, ठीक। हेबियस कॉर्पस क्या होता है, तुम्हारा प्रोहिबिशन क्या होता है, सर्शोरी क्या होता है, को वारंटी क्या होता है, मैंडेमस क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक। तो बोल रहा है कि पर्सनल लिबर्टी को सिक्योर किया जा सकता है रिट जुरिस्डिक्शन से या जुडिशियल रिट से, दैट इज द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, बिल्कुल ठीक है, ठीक। टू हैव द बॉडी, टू प्रेजेंट द बॉडी इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, कोई भी बेसिकली उसको करेगा तो, ठीक। तो मतलब ये क्वेश्चन भी पर्सनल लिबर्टी के बारे में
में बिल्कुल ठीक है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हेबियस कॉर्पस, बिल्कुल करता है भाई। क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, ये वाला, इसका मतलब ये वहाँ हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, देखते हैं जरा। पर्सनल लिबर्टी के बारे में बोल रहा है, द मेजॉरिटी व्यूज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन ए के गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास केस इन्वेंटेड द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। बोल रहा है ए के गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की डिबेट चल रही थी। ऐसा कब से हो गया, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हम ए के गोपालन केस की बात करें, दैट इज़ द केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक, अब देखिए डिटेंशन के बारे में अगर आपको नहीं पता है ना यहाँ तक आने के बाद भी, तो थोड़ा आपको उसके बारे में देखना पड़ेगा। डिटेंशन बेसिकली हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब होता है कि आपको गिरफ्तारी की जा रही है, बात सिंपल है, ठीक है ना, डिटेन किया जा रहा है। अब प्रिवेंटिव क्या होता है, प्यूनिटिव क्या होता है, ये मैं बेसिकली आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। जब कॉन्सेप्ट क्लासेस हम लोग शुरू करने वाले हैं, जस्ट शुरू ही करने वाले हैं, ठीक है। हम 2021 तक पहुंच गए, 2023 तक ये पेपर ख़त्म होने के बाद मैं जो है और जो PYQs हैं उनको साथ साथ डालते रहूँगा, प्लस जो हमारे कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं उनको भी साथ साथ डालता रहूँगा। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का बेसिकली केस है, दिस इज़ द केस ऑफ 1950। इस बात का आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। बोला इस केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आ गया, बिल्कुल नहीं आ गया भाई। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आया किस में, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आया मेनका गांधी केस में, ठीक है ना। मेनका गांधी केस अगर आपने बेसिकली पढ़ा हो, दिस इज द केस ऑफ आई थिंक 1978 का बेसिकली केस है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। पासपोर्ट केस भी इसको बेसिकली बोला जाता है, ठीक है। और क्यों बोला जाता है वो हम केसेस में देखेंगे, बहुत डिटेल में देख लेंगे इसको एक बार। तो इस बात का आप ध्यान रखते हुए चलेंगे कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बेसिकली आया था, ठीक, वो आया था हमारे मेनका गांधी केस में, 1978 का केस है। एंड दिस केस डील्स विद द पर्सनल लिबर्टी। इसी केस में बेसिकली आया था, ध्यान रखिएगा कि लिबर्टी खाली हमारी ये नहीं है कि हमको फ्रीडम हो किसी चीज़ से। लिबर्टी का मतलब ये भी होता है कि पर्सनल लिबर्टी, मतलब थोड़ा बहुत राइट टू प्राइवेसी का जो एंगल है ना, ठीक है, वो भी इसके अंदर हमारा साफ साफ दिख गया था। हालांकि राइट टू प्राइवेसी फिर बाद में जाके हमारा फंडामेंटल राइट बना आउटराइटली, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली उसमें जो है उसको डिक्लेयर करा हमारा फंडामेंटल राइट। बट हाँ, मेजॉरिटी ऑफ व्यूज़ जो बेसिकली आए थे किसके बारे में, पर्सनल लिबर्टी के बारे में, ठीक। तो वो आए थे हमारे मेनका गांधी केस में, 1978 का केस है। अब ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है, ये हम लोग बाद में देखते हुए चलेंगे कॉन्सेप्ट क्लासेस में, वरना ये जो PYQs वाली वीडियोज़ हैं थोड़ा बड़ी हो जाती हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप इस क्वेश्चन में आपको क्लैरिटी आई होगी, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है, बाकी सारे तो ठीक थे पर्सनल लिबर्टी के बारे में, बाकी लास्ट वाला जो है हमारा ऑप्शन गलत था, ठीक है ना। इसमें जजमेंट हमारा गलत दिया हुआ है और क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज नॉट करेक्ट। अगेन नॉट करेक्ट उसने पूछ लिया। देखिए DPSP, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इन्हीं के आसपास घूमता है, प्रेसिडेंट इन्हीं के आसपास घूमता है वो, ठीक है। मैंने पहले ही बोलते हुए आ रहा हूँ, इससे पहले जो 3-4 वीडियोज़ हैं उनमें भी यही बोलते हुए आ रहा हूँ, अभी जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनमें भी वही क्वेश्चन देखेंगे, वही बोलूँगा, ठीक। देखिए क्या बोल रहा है, DPSP के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है, ठीक, नहीं है पूछा हुआ, तो नोट को क्या कर लेंगे हम लोग, मार्क कर लेंगे पहले ही। दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, पहले ही बता चुका हूँ, पहले वाले वीडियोज़ अगर आप जाके देखेंगे तो ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ था कि जो है ये कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल है, हमने वहाँ पे इसको इनकरेक्ट किया हुआ था। तो सही स्टेटमेंट क्या है कि कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है। इसका मतलब अगर DPSP से गवर्नमेंट आपको डिप्राइव रखती है, अगर DPSP आपके फुलफिल नहीं होते हैं, ठीक, तो अब ऐसा नहीं कि कोर्ट में जाकर उनको चैलेंज कर देंगे। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन ओवरराइड का मतलब होता है उछल के आगे निकल जाना। मतलब क्या है, ये फंडामेंटल राइट है, ये DPSP है, इसके पीछे पीछे चल रहा है, और ये इसको चल गया यहाँ चला गया, इसको बोलते हैं ओवरराइड करना, ठीक है ना। या ऐसे चल रहे थे तो ये इसको ओवरराइड करके आगे चला गया, ठीक। मतलब क्या है कि DPSP को क्या प्रेफरेंस दी जा सकती है अगेंस्ट हमारे फंडामेंटल राइट, ऐसा कुछ बोल रहा है ये ऑप्शन हमारा। लेकिन ओवरराइड ऑल द फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल गलत। फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड कभी नहीं कर सकता DPSP, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन हमारा कौन सा, हमको अपना आंसर मिल गया है, ठीक है। कौन सा आंसर नंबर बी, कि फंडामेंटल राइट को तो ओवरराइड कर ही नहीं सकते DPSP। ये हमको पता है कि फंडामेंटल राइट सबसे आगे रहेंगे, सबसे ऊपर रहेंगे, DPSP फिर उनके नीचे आएंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ उनके नीचे आएंगी, हमारे जो लॉज हैं, दूसरे जो लॉज हैं वो उनके नीचे आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं एक बार, दे कैन बी रिलेटेड टू द सोशल एंड द इकोनॉमिक जस्टिस, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक, तो इससे रिलेटेड है, बिल्कुल ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक लिखा हुआ है खाली, पॉलिटिकल जस्टिस अभी इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो अगर वो भी होता तो बिल्कुल ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ये तो गलत ही था। दे कैन रिलेटेड टू द गिवन फ्री लीगल एड, बिल्कुल ठीक है, फ्री लीगल एड के बारे में। और कौन सा आर्टिकल में, DPSP का अगर आप आर्टिकल 39A देखें, कौन सा आर्टिकल 39
ए। ठीक, तो उसके अंदर बेसिकली क्या बोल रहा है, इसी बारे में बात करता है कि फ्री लीगल एड बेसिकली प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। ठीक, तो इसी के तहत हमारा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बेसिकली हमारी बनाई गई है इसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है ना, इस डीपीएसपी को फुलफिल करने के लिए। तो इस डीपीएसपी के बारे में तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक था। ठीक, तो अगेन ये स्टेटमेंट हमारा डिमांड के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा, अदरवाइज बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्वेश्चन हार्ड आ रहा है ना, तो इस बारे में आप देखते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डीपीएस भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है, फंडामेंटल राइट पढ़ते हुए जाइएगा, प्रेम्बल पढ़ लीजिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ लीजिएगा, हमारा जो है ये पार्लियामेंट वाला पोर्शन जो है उसको एक बार देखेंगे, कोर्ट्स हमारे देख लेंगे, ठीक है ना, हमारे पंचायत देख लेंगे। ये जो 4-5 टॉपिक मैं बता रहा हूँ ना, इनको भी अगर आप पढ़ लेंगे ना तरीके से, आपका मेजॉरिटी पोर्शन बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। बोले विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। बोले प्रियम्बल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है, प्रस्तावना के बारे में कौन सा हमारा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। प्रियम्बल के बारे में आप देख लेंगे एक बार। ठीक, तो देखते हैं जरा, हम अपना ऑप्शन देखते हैं। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, द टर्म सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक, वॉज नॉट देयर इन द प्रियम्बल ओरिजिनली। बोले शुरुआत से सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो टर्म था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। पहले खाली क्या था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। ठीक, सेक्युलर तो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ा गया, तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है, हो गई हमारी। ठीक है ना, ऊपर उसने पूछा हुआ कौन सा करेक्ट नहीं है बोल रहा है। तो ओरिजिनली क्या ये पार्ट था, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बिल्कुल नहीं था, सेक्युलर बाद में जोड़ा गया इस अमेंडमेंट से, 42nd अमेंडमेंट से। ठीक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक खाली था, तो ये हमारे क्या स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा, हमको तो इनकरेक्ट ढूंढना है। प्रेम्बल कंटेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ठीक बात है, प्रेम्बल हमारे क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और किस जजमेंट में बोला था, वो था हमारा कौन सा, केशवानंद भारती केस। ठीक है ना, तो केशवानंद भारती केस में आप ध्यान रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, एंड ये क्या होगा, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, इनकरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग गलत है। ठीक, उसके बाद बाई इट सेल्फ द प्रेम्बल इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये बिल्कुल ठीक है कि खुद से बेसिकली ये इन्फोर्सेबल नहीं होगा कोर्ट ऑफ लॉ में, हालांकि इसके इंटरप्रिटेशन के लिए इसको लिया जा सकता है। ठीक है ना, इसको इंटरप्रेट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बट अदरवाइज ये कोर्ट ऑफ लॉ में अपने आप इन्फोर्सेबल होगा, तो ऐसा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, सॉरी, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा, राइट। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द preamble can't be considered as an aid to the legal interpretation of the constitution where the language is ambiguous। ठीक, तो क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि प्रेम्बल को यूज़ ही नहीं किया जा सकता इंटरप्रिटेशन के लिए, लीगल इंटरप्रिटेशन के लिए, या फिर जहाँ पर लैंग्वेज तुम्हारा एम्बिगियस है। एम्बिगियस का मतलब होता है तुम्हारा दो टुक है, ठीक है, जहाँ पर लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आ रही, ठीक है, या तुम्हारा उसके कॉन्ट्राडिक्शन में ऐसा कुछ हो रहा है, तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, बोल रहा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि प्रेम्बल को यहाँ पे यूज़ ही नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी, नॉट डिमांड, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग। देखिए ऐसा बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रेम्बल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं कि वो एड प्रोवाइड करेगा लीगल इंटरप्रिटेशन में, और जहाँ पे लैंग्वेज तुम्हारा एम्बिग्यूटी क्रिएट कर रही है, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा ऐसा कुछ हो रहा है कि हाँ समझ में वो चीज़ें नहीं आ रही, प्रोविज़न हमको उस चीज़ का समझ में नहीं आ रहे, तो वहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट को एज एन इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, एज ए लीगल डॉक्यूमेंट उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में बेसिकली बोला। ठीक है ना, ऐसा किस में बोला, केशवानंद भारती केस में ऐसा बोला है। ठीक है, 1973 का केस है, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बिल्कुल लाइट क्वेश्चन था। ठीक, अगर आप ऊपर वाले 3 एलिमिनेट करते हुए चलते तो नीचे वाला क्वेश्चन नंबर डी तो आपका ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाता, राइट। इसमें आपको पता होना नहीं होना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बट हाँ आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, आप पॉलिटी को मतलब इतने हल्के में भी आप नहीं ले सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, वही क्वेश्चन जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ वही रिपीट हो रहे हैं बार बार। ठीक, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से क्वेश्चन है, बोल रहे इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड लिखा हुआ है, किन किन को इंक्लूड नहीं करता। ठीक, किन को इंक्लूड करता है, अगर वो पता है, नहीं करता है वो तो अपना भी पता चल जाएगा। ठीक, पहली बात, अगर हम देखिए इलेक्टोरल कॉलेज में जो मेंबर होते हैं नॉमिनेटेड तो बिल्कुल ख़त्म कर दीजिएगा आप। ठीक है, अगर आपको दिखें कि नॉमिनेटेड मेंबर लिखा हुआ है कहीं पे, नॉमिनेटेड मेंबर इलेक्टोरल कॉलेज में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कभी पार्टिसिपेट नहीं करते,
ठीक है। उसके पीछे रीजनिंग ये है कि अगर नॉमिनेशन प्रेसिडेंट कर रहे हैं और नॉमिनेटेड मेंबर उनके इलेक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अगली बार अगर सेम प्रेसिडेंट या सेम बेसिकली जो पर्सन है वो कैंडिडेचर अपना भरते हैं इलेक्शन के लिए फॉर द प्रेसिडेंट, तो भाई जो नॉमिनेटेड मेंबर है अगर उनको अधिकार दे दिया कि भाई तुम भी वोट करो, तो वो तो उन्हीं को वोट करेंगे ना, क्योंकि उन्हीं के द्वारा नॉमिनेटेड किए गए हैं। और अगली बार वापस से ऐसा हो सकता है कि, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा होना चाहिए, हालांकि ना ही हमारे प्रेसिडेंट करेंगे, बट फेवर तो हो सकता है बाद में, ठीक है ना। तो ये बेसिकली रीजनिंग दी जाती है उसके लिए कि हाँ नॉमिनेटेड मेंबर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जहाँ पे नॉमिनेटेड दिखा वहाँ पर काट दो, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है, और जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है उसके खाली इलेक्टेड मेंबर, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा आप, उसके खाली इलेक्टेड मेंबर इसमें खाली पार्टिसिपेट करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 2 यूटी से, कौन कौन से, दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है, इनके लेजिस्लेचर के, स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्टेड मेंबर हैं खाली वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कोई इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब देखिए, ऑल इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा, ठीक है, ऑल इलेक्टेड मेंबर स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल ठीक है, ऑल इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, अभी बताया इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा हुआ नॉट करेक्ट, तो देखिए पहला तो करेक्ट है, ये हो गया, दूसरा करेक्ट है, ये खत्म हो गया, दूसरा करेक्ट है, ये खत्म हो गया, बचा कौन सा, तीसरा। इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है ना, इतना जल्दी होने वाला क्वेश्चन था, बस ये थोड़ा बहुत अगर आपको इसके पीछे इतना, बस इतना ही पता होना था, ठीक है ना। अगर इतना भी आपको पता होता, देखिए क्वेश्चन कितने जल्दी हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल मतलब ऐसे रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी के अंदर, ऐसा बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन वो पूछ ले रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा है ऐसा, ठीक है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत लीनियंट क्वेश्चन पूछ रहा है, प्यार से वो सारे क्वेश्चन आराम से हो जा रहे हैं, ठीक है ना। अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन है, ऐसा कोई दिक्कत उसमें है नहीं, ठीक। जैसे ये क्वेश्चन था डुएबल क्वेश्चन था, आपको पता क्या होना चाहिए था, नॉमिनेटेड मेंबर को एलिमिनेट कर दोगे, बाकी दिल्ली पुडुचेरी का थोड़ा बहुत याद रखना है कि हाँ वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर, काउंसिल की बात ही नहीं करता कभी, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर कभी मतलब वो लोग कभी पार्टिसिपेट करते ही नहीं है इनके जो इलेक्टोरल कॉलेज में, इनके इलेक्शन में, ठीक, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है, क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाता। तो बहुत ईजीली वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, ठीक। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोले विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट, फिर से फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आ गया, रिपीटेशन है, उसी चीज़ में रिपीटेशन है। अगर पिछले 3-4 वीडियोज़ अगर आप देखते हुए आए हैं, क्वेश्चन सब आपको सेम ही दिख रहे होंगे। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, तुम्हारा फंडामेंटल ड्यूटी, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, तुम्हारा ये कोर्ट्स हो गए, ठीक है ना, पंचायत हो गए, ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और कुछ नहीं आता इसमें, ठीक है ना। बोला है, देखिए क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट नॉट बीन प्रोवाइडेड टू द पर्सन, किसी पर्सन को कौन सा फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं दिया जाता, ठीक है। देखिए बोला प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन एंड द पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, बिल्कुल ठीक है, ये तो दिया ही जाता है। नॉट करेक्ट पूछा हुआ उसने, नॉट बीन प्रोवाइडेड, मतलब समझाते चलता हूँ। बोला किसी पर्सन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं क्या हम लोग, अगर उसने एक ऑफेंस किया हुआ है और उसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है एक से ज़्यादा बार, कैसे प्रोटेक्शन मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है भाई, कि एक पर्सन को एक ऑफेंस के लिए एक ही बार प्रोसिक्यूट करा जाएगा, एक ही बार पनिश करा जाएगा। ऐसा नहीं कि एक से ज़्यादा बार उसको सेम ऑफेंस के लिए आप पनिश कर देंगे। क्या ऐसा प्रोटेक्शन है, बिल्कुल है। आप मेरे को इसका फंडामेंटल राइट बताइएगा ज़रा, ठीक है ना। मैं आपको ऑप्शन दे जाता हूँ, 20th है, 21st है, 22nd है, 23rd है, ठीक। इनमें से आप मेरे को बताइएगा कि कौन सा ऐसा राइट है जो इसको जस्टिफाई कर रहा है, कौन सा फंडामेंटल राइट है जो इसको जस्टिफाई कर रहा है। आप मेरे को कमेंट में जरा बताइएगा, ठीक है। अगर आपने पॉलिटी का थोड़ा बहुत फंडामेंटल राइट पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं पिछले 3-4 वीडियो से बोलता हुआ जा रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट आप एक बार पढ़िएगा, फंडामेंटल राइट आप एक बार पढ़िएगा। देखता हूँ जरा आपने कितने फंडामेंटल राइट पढ़े हुए हैं, कि 20th है, 21st है, 22nd है, 23rd है, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है, ऐसा कोई फंडामेंटल राइट हमारे पास है, बिल्कुल है, ठीक। आपने मेरे को नंबर बताना है, आर्टिकल बताना है। तो क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग गलत हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। टू रिफ्यूज़ टू गिव हिज और हर सैंपल ऑफ हैंड राइटिंग एज एन एविडेंस टू सपोर्ट द प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट हिम, ये भी हमारे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ऐसा भी हमारे पास फंडामेंटल राइट है। देखिए जो ये है ना, इसकी थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन आप निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक। तो आपको हैंड रिटन में ऐसे सैंपल देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बात समझ में आया ना। तो उसको मतलब आपको हैंड रिटन जो आपका बेसिकली सैंपल, ठीक, आपको हैंड रिटन में देने का कोई मतलब, आपको राइटिंग में कोई देने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये आपके पास, आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को, पुलिस वाले अगर बेसिकली मांगते हैं तो आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं, अभी आपके पास फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना। इस बात को समझते चलेगा। क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। टू एक्ट एज अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक।
अपने ही अगेंस्ट में विटनेस कभी कोई हो सकता है क्या? अपने ही अगेंस्ट में कभी कोई विटनेस हो सकता है क्या? बताइए। ऐसा कभी नहीं होता, इसको बोलते हैं सेल्फ इंक्रिमेशन। ठीक, तो सेल्फ इंक्रिमेशन बेसिकली ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन किस आर्टिकल के तहत बेसिकली लिखा हुआ है, ये भी आप मेरे को बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली हमारे पास हमको मिल गया है कि आप अपने ही अगेंस्ट में गवाही नहीं दे सकते। ठीक, उसको बोलते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो ये हमारे पास फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, उसके बाद बाकी ऊपर वाले तो थे हमारे पास। डी भी देख लेते हैं एक बार। राइट नॉट टू कन्विक्ट ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट द वॉल्यूशन ऑफ लॉ इन फोर्स ऑफ द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस। बोल रहे ठीक बात है, बोल रहे कि जब लॉ बेसिकली कमीशन हुआ था तब अगर उसका कोई वॉल्यूशन करता है तो उसको ऑफेंस माना जाएगा, या उसको ऑफेंस की तरह किसी पर्सन को जिसने उसका वॉल्यूशन किया हुआ उसको चार्ज करा जाएगा उसके तहत। बिल्कुल ठीक है, उसको कन्विक्ट करा जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग गलत था, क्वेश्चन डुएबल था, बिल्कुल डुएबल था। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आपको पढ़ा है, आपने पढ़ना तो देखो आपको पड़ेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल ही ख़त्म कर दोगे आप उस चीज़ को, बिना पढ़े आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। बट हाँ, पढ़ने के बाद लॉजिक अगर नहीं लग रहा है तो यहाँ पर आप इस चीज़ को बिल्कुल सीख सकते हैं। ठीक, किस तरीके से आपको लॉजिक लगाते हुए चलना है, किस तरीके से आपको इन्फरेंसेस निकालने हैं उन सब चीज़ों के। राइट, बोलो अगले क्वेश्चन में देखिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स नो प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। फिर पंचायती राज या लोकल गवर्नमेंट, बार बार वही वाली बात बोल रहा हूँ, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल अथॉरिटीज़ या लोकल गवर्नमेंट, उन्हीं से बेसिकली क्वेश्चन आ रहा है, बार बार उन्हीं से क्वेश्चन रिपीट होता है, हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक, या हर 2 साल में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को जो मैं टॉपिक बोल रहा हूँ सीरियसली आप उनको एक बार पढ़ के देखिए। ठीक है ना, आपको CDS हो चाहे CAPF हो चाहे CSE हो, उन एग्ज़ाम्स में आपको उनसे क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है ना, दिस इज़ माई असेसमेंट जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किया है। ठीक, बोला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ नो प्रोविज़न। किस चीज़ के बारे में प्रोविज़न है ही नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ इन एवरी स्टेट। हर एक स्टेट में जो म्यूनिसिपैलिटी इस्टेब्लिश होती है, इनमें से कौन सा प्रोविज़न बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है? देखिए, नगर पंचायत बन सकती हैं, बिल्कुल बन सकती है। म्यूनिसिपल काउंसिल बन सकती हैं, बिल्कुल बन सकती है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आपने सुना ही होगा। अर्बन पंचायत नहीं बन सकती। अर्बन में हमारे म्यूनिसिपैलिटीज़ आती हैं। पंचायती राज कहाँ है फिर? रूरल एरियाज़ में। ठीक है ना, पंचायती कहाँ है? रूरल एरियाज़ में, या तुम्हारा सेमी अर्बन एरियाज़ जो होते हैं। ठीक, जो तुम्हारे टाउनशिप एरियाज़ होते हैं, थोड़ा बहुत वहाँ हम लोग उनको देख लेते हैं। अदरवाइज़ अर्बन पंचायत आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे। अर्बन लेवल पर हमारे लिए म्यूनिसिपैलिटीज़ या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस इस्टेब्लिश्ड हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन डुएबल था, कोई इसमें सोचने वाली बात तो थी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शन। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वली एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वलिटी। बोल रहे कि हम पॉलिटिक्स में तो इक्वलिटी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक तरीके से अगर हम देखें तो हमारे बीच में इनइक्वलिटीज़ हैं। और 26 जनवरी 1950 को हम जो है इस कॉन्ट्रडिक्शन में, हमारी ज़िंदगी के इस कॉन्ट्रडिक्शन में, इस विरोधाभास में, ठीक, फंसने जा रहे हैं या एंटर करने जा रहे हैं। आई वुड नॉट से फंसने जा रहे हैं। बोल रहे जो कोर्ट है ये किसने कहा था? अब देखिए इसको आप कैसे निकालेंगे। देखिए, पॉलिटिकल इक्वलिटी, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं तुम्हारा इनकम डिस्टेंस है, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में जो तुम्हारे कास्टिज्म को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर डिफरेंसेस हैं। और इनके अगेंस्ट में कौन बात करता था? इनके अगेंस्ट में देखिए गांधी जी का भी बात करेंगे, ऐसा कोई सोशियो इकोनॉमिक उनके बारे में बात करा नहीं, लगभग, मतलब ऐसा नहीं बोल रहे। 26 जनवरी को तो नहीं बोल रहे, क्योंकि 26 जनवरी को गांधी जी वहाँ पे थे ही नहीं। एलिमिनेशन आराम से हो सकता है, ठीक है, इस दिन बेसिकली बोला था। और 26 जनवरी को गांधी जी थे ही नहीं। अगर आप गांधी जी लगा के आ रहे हैं तो भाई आप थोड़ा उनका डेथ एनिवर्सरी को आप एक बार देख लीजिएगा, मतलब उनका डेथ कब हुआ था एक बार उसको आप देख लीजिएगा, तो आप ये क्वेश्चन जो है एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, सरोजनी नायडू ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है, सोमनाथ लहरी जी ऐसा नहीं बोलते हैं। सोमनाथ लहरी जी का तो अभी हमने ऊपर स्टेटमेंट पढ़ा था, राइट। तो वो तो बेसिकली ताल्लुकात रखना ही नहीं चाह रहे थे किससे? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, ठीक, कि ब्रिटिश प्लानिंग के तहत बेसिकली बन गया और ब्रिटिशर्स ने जो प्लान किया था उसी के तहत इस्टेब्लिश हो गया। ब्रिटिशर्स का प्लान सक्सेसफुल है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तुम्हारा सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी के, इनइक्वलिटी के बारे में, पॉलिटिकल इक्वलिटीज़ के बारे में, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन में फंसने जा, ऐसा कुछ मामला चल रहा है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ऐसा बोला था, ठीक, क्योंकि
देखिए वो दलित क्लास को बिलोंग करते थे, ठीक है, और उन्होंने शुरुआत से ऐसी कुछ चीज़ें देखी हुई थी, और जिन चीज़ों के वो अगेंस्ट में थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लगभग थोड़ा बहुत उनका उस चीज़ को लेकर, मतलब जो चीज़ वो बोलते थे कि हाँ ऐसा होना चाहिए था, तो लोग थोड़ा बहुत उनका विरोध भी करते थे कि नहीं नहीं ये सारी चीज़ें शुरुआत से फॉलो होते आ रही हैं, तो आगे भी इसी तरीके चलनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा अनसेटिस्फाइड बेसिकली होते हैं उन सब चीज़ों को लेकर, तो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था, ठीक। इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से क्वेश्चन है, अगेन वही वाली बात है, द पावर हैज़ नॉट बीन कन्फर्ड, इन बोल रहे इनमें से कौन सी पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं है, ठीक। अब देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 के तहत बेसिकली जो हमारे प्रेसिडेंट है वो अपॉइंटमेंट करते हैं किसका, प्राइम मिनिस्टर का, ठीक, आर्टिकल 75। तो ये तो बिल्कुल ठीक हमारी स्टेटमेंट होगी, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग गलत हो गया। टू डिसाइड एट हिज और हर डिस्क्रिप्शन द क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया, बोला अपने डिस्क्रिप्शन से, अपने सहमति से या अपने ही अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने विल से ये इन सब इस चीज़ का डिसीजन ले लेंगे कि किस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हमको डिस्क्वालीफाई करना है अपने आप से। क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसा काम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ठीक है ना, ऐसा कोई उनके पास पावर नहीं है। हमारा आंसर हमको मिल गया। बोला अगले उनको देख लेते हैं, तो ग्रैंड द पार्डन टू द पर्सन हु हैज़ बीन पनिश्ड बाय द कोर्ट मार्शल, बिल्कुल ठीक है, ऐसे उसको पार्डन अलॉट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, माफ़ी दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। टू रिमूव द जज ऑफ हाई कोर्ट, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, रिमूवल करते हैं उनका, बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने डिस्क्रिप्शन से, अपने विल से वो डिसाइड कर लेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, आप इस चीज़ को ध्यान रखते हुए चलेंगे। ईजी क्वेश्चन था, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेनका गांधी केस। देखिए मेनका गांधी केस अभी ऊपर मैं समझाता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है, और ये केसेस बार बार केसेस भी, जजमेंट भी बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। बोले मेनका गांधी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 इज़ नॉट करेक्ट, बोले इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है इस केस के रिगार्डिंग, ठीक। पर्सनल लिबर्टी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है ना, मेनका गांधी केस, इट वॉज हेल्ड दैट आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 आर नॉट वाटर राइट कंपार्टमेंट्स, ठीक, सॉरी वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। बोला आर्टिकल 19 और आर्टिकल ऐसा कुछ बोला इस केस के अंदर कि आर्टिकल 19 जो है दैट इज़ राइट टू फ्रीडम एंड आर्टिकल 21 दैट इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बोले एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई ये कंपार्टमेंट तुम्हारा अलग है और ये कंपार्टमेंट तुम्हारा अलग है और यहाँ से यहाँ तुम्हारी कुछ चीज़ जा ही नहीं सकती, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई ये टाइटली बिल्कुल जो है डिटैच्ड है, ठीक, ये एक दूसरे के साथ में काम करेंगे, कर सकते हैं, ऐसा कुछ मेनका गांधी केस में बोला सुप्रीम कोर्ट ने, बिल्कुल बोला, ठीक। तो हमसे नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला देखते हैं, अ फ्री ट्रायल एलिमिनेशन हैज़ द बाइसेस अगेंस्ट द एक्यूज इन द ट्रायल, बिल्कुल ठीक है। बोल रहा है अगर ट्रायल जब होता है, ठीक है ना, किसी भी एक्यूज़ का जब ट्रायल होता है और अगर वो ट्रायल तुम्हारा फेयर ट्रायल है, ठीक है, तो एलिमिनेट कर देता है बायस्ड होने के, एक तरफ झुकाव होने के चांसेस को, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना। अगर तुम्हारा ट्रायल जो हो रहा है, मतलब अगर उसके जो अगेंस्ट में जो केसेस चल रहे हैं, अगर उनकी हेयरिंग हो गया और उसमें हर चीज़ का प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, अगर वो सही तरीके से हो रहा है, अगर जजमेंट ठीक तरीके से हो रहा है, क्या वो तुम्हारे चांसेस ऑफ बायसनेस को कम कर देंगे, बिल्कुल कम कर देंगे भाई। ऐसा नहीं कि कोई एक तरफ झुकाव दे, एक तरफा झुकाव होकर जो है फिर तुम्हारे जजमेंट उसमें आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है मेनका गांधी केस के अकॉर्डिंग, बिल्कुल ठीक है। आपको इसके लिए थोड़ा बहुत केस का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग तो गलत हो जाएगा। अब बचते हैं हमारे पास दो, द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। क्या ये स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है कि राइट टू लाइफ राइट टू डाई को इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। अब देखिए राइट टू डेथ के लिए ना अभी हमारे देश के अंदर एक केस आया था, दैट इज़ एक्टिव वर्सेस पैसिव यूथेनेशिया, ठीक है, एक्टिव वर्सेस पैसिव यूथेनेशिया। यूथेनेशिया का मतलब होता है दैट इज़ सेल्फ एक्वायर्ड डेथ, या एक्वायर्ड तो नहीं बोलूँगा बट हाँ, अगर कोई बेसिकली अपना मृत्यु चाह रहा है अपने आप से, तो दैट इज़ नोन एज यूथेनेशिया, ठीक। मतलब सुसाइड नहीं बोल देंगे इसको डायरेक्टली, ध्यान रखिएगा, इसमें एक्टिव और पैसिव में दोनों थोड़ा डिफरेंस है। पैसिव का मतलब है कि भाई
पहले एक्टिव का मतलब समझेंगे तो पैसिव का अपने आप ही निकल जाएगा। एक्टिव का मतलब है कि डायरेक्टली आप अपने डेथ क्लेम, मतलब आप अपने डेथ कर लेंगे, ठीक है, सुसाइड भी उसको डायरेक्टली बोल सकते हैं हम लोग। तो एक्टिव यूथनेशिया हमारे देश के अंदर अलाउड नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पैसिव यूथनेशिया हमारे देश के अंदर अलाउड है, बट बहुत सारी कंडीशन उसके ऊपर है, ठीक है ना, टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए चलना है उनको। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि पैसिव यूथनेशिया अलाउड है, ठीक है, एक्टिव यूथनेशिया अलाउड नहीं है। तो बोला राइट टू लाइफ हमारा राइट टू डेथ को भी इंक्लूड कर रहा है आर्टिकल 21 के अंदर, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, सॉरी नहीं करता बोल रहा है तो बिल्कुल ठीक है हमारा स्टेटमेंट है। नॉट करेक्ट पूछा हुआ तो क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। अदरवाइज आप इस केस को एक बार देखिएगा कि किस तरीके से एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया को जो है हमारे देश के अंदर बाइफरकेट किया जाता है, या पैसिव यूथनेशिया को किस तरीके से अलाउड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है ना। एंड क्या क्या इसके अंदर कंडीशंस हैं, क्या क्या क्लॉज हैं, एक बार इसको आप गो थ्रू करना चाहें तो अदरवाइज कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत उसमें है नहीं, ठीक है ना। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बचा हमारे पास, बी बचा। क्या बोल रहे देख लेते हैं एक बार। इट वॉज हेल्ड दैट द लॉ कमिंग अंडर आर्टिकल 21 मे नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्टिकल 19। बिल्कुल ठीक बात है, बोला आर्टिकल 21 के अंदर जो भी तुम्हारे लॉज आ रहे हैं, ठीक, वो शायद तुम्हारे आर्टिकल 29 की आर्टिकल 29 की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई ना कर पाएँ, ठीक है, या करेंगे नहीं, तो क्या वो तब भी चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा भाई, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ऐसा आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अलग कर दे रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सेपरेट करके पढ़ रहे हैं, हमको उसको साथ में बेसिकली पढ़ना है, ठीक है, ताकि उसके बेटर इंटरप्रिटेशन निकल पाए। ऊपर वाले स्टेटमेंट अगर आपको पता है तो नीचे वाला आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था। ईजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हार्ड एंड फास्ट जो है आपको रूल फॉलो करते हुए चलना है, आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, ठीक। आप अगर थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हैं, थोड़ा बहुत आप अगर लॉजिकल लगा लेते हैं तो आराम से क्वेश्चन सारे हमारे सॉल्व हो सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला हु अमंग द फॉलोइंग वॉज हेल्ड द एक्सपर्ट कमिटी। बोले एक्सपर्ट कमिटी किनके पास थी, हेड ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी ऑन द वेरिएबल कैपिटल कंपनी इंडिया, ऑन वेरिएबल कैपिटल कमिटी कंपनी इन इंडिया विच हैज़ सबमिटेड इट्स रिपोर्ट रिसेंटली। अच्छा, ये तुम्हारा उस साल का जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। ये एक्सपर्ट कमिटीज़ में मैंने एक बार देखा तो मुझे लगा मे बी ये क्वेश्चन हमारा जो है एक्सपर्ट कमिटीज़ हमारे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में से बेसिकली क्वेश्चन है। तो ये तुम्हारा उस साल का बेसिकली क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ठीक। तो एक बार इसको आप देख लेंगे एंड अगेन हम जो है हमारे पास आगे तो क्वेश्चन बचे नहीं, ठीक। और आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर हमारा के.पी. कृष्णन था। आप एक बार इसका आंसर देखेंगे तो मेरे को जहाँ तक याद है तो के.पी. कृष्णन साहब जो थे, ठीक है, वो हेड थे हमारे एक्सपर्ट कमेटी के, जिन्होंने तुम्हारा वेरिएबल कैपिटल कंपनी की रिपोर्ट सबमिट करी थी, ठीक। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, हालांकि पार्लियामेंट्री कमेटी से क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन उनका हेड का नाम पूछ लिया तो उस साल उस टाइम पे बेसिकली थे हमारे के.पी. कृष्णन साहब, ठीक। तो ये हमारे क्वेश्चन थे आज के। मेरे को पता है कम क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैं पहले बोलते चल रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक, ये मैंने पहले बता दिया इसके बारे में। एंड एक्सपेक्ट तो यही है कि भाई आने वाले टाइम पे क्वेश्चन ये वाले बढ़ेंगे हमारे, ठीक। एंड बेटर है कि आप लोग अपनी तैयारी करेंगे, ठीक, अच्छे से तैयारी करें। अब 2024 का जो बेसिकली CAPF का एग्ज़ाम है वो कब है, 4 अगस्त को है शायद इस बार, ठीक। एंड आप बेटर रहेगा कि तरीके से आप उसकी तैयारी करते हुए चलें, अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलें, ठीक। इस वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं। अगर आपको कोई सजेशन है, कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ में कोई डाउट है, आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं, राइट। और जाते हुए चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर दें तो दैट विल बी बेटर फॉर मी, ठीक, मेरे को थोड़ा हेल्प हो जाएगी उसके लिए। एंड किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट आता है, ऐसा लगता है कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत उसको एलेबरेट करना चाहिए, तो मुझे आप कमेंट में बिल्कुल बता दें, मैं उस चीज़ को अगली वीडियो में एलेबरेट कर दूँगा, ठीक। तब तक के लिए यहीं पर रखते हैं, ओके।